प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरान सोग में डूब गया। पाकिस्तान का एक रोजा सोग का ऐलान। परचम सरनिगू। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ, दुनिया में बहस छिड़ गई। इसराइल ने हादसे में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। ईरानी सदर का बड़ा हादसा, खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे किर्गिज दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर मकामी अफराद का हमला। हुकूमत अपने शहरियों को बचाने में नाकाम। तालिब इल्मों को जत्थों के रहमो गरम पर छोड़ दिया। वतन वापस आने वाले तलबा अपनी तकलीफ बताते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और सफीर के खिलाफ फट पड़े। इसके अलावा बात करेंगे जिमनी इलेक्शन NA 148 मुल्तान, हुकूमती इत्तेहाद वाज़ेह अक्सरियत से जीत गया। बानी PTI के बयानिए को बड़ा धचका। 33,000 के मार्जिन से PTI उम्मीदवार शिकस्त खा गए। गिलानी खानदान सबकत ले गया। पहली बार 3 भाई कौमी असम्बली, 1 भाई सूबाई असम्बली का हिस्सा बन गए। जीत की वजूहात क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शायर अहमद फरहाद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इंटेलिजेंस अफसरान को चार्जशीट कर दिया। बाजियाबी में नाकामी पर बरस पड़े। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट टकराव के खदशात पैदा। वफाकी वजीर कानून भी मैदान में आ गए। ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर दिफाई तज्जियाकार और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इनकी गहरी नजर है कामरान यूसुफ साहब ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान यूसुफ साहब, कल एक बहुत अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर भी उसमें जो ऑफिशियल्स थे वो मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में। इस हादसे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक हादसा था या इट वाज अ सैबोटाज? देखिए, अब ईरान की हुकूमत ने तहकीकात का भी ऐलान किया है कि क्या ये वाकई हादसा था या कुछ साजिश थी। बज़ाहिर अभी तक तो यही लग रहा है कि ये एक हादसा था, लेकिन क्योंकि ईरान के जो सदर थे और इस तरह की जो टॉप लीडरशिप है उनके ऑफ कोर्स एनिमीज हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। और माजी में भी हमने देखा है कि खास करके इजराइल जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं कई इतने उनको वो टारगेट असैसिनेशन करते रहे हैं। और इस हादसे के हवाले से ऑफ कोर्स कई सवालिया निशान मौजूद हैं, क्योंकि जब ये आज़रबाईजान के बॉर्डर पर जब 2 डैम्स का उन्होंने इफ्तिताह किया तो जब तबरेज आ रहे थे वापस तो 3 हेलीकॉप्टर थे कहा यह जा रहा था। और जो 2 बाकी हेलीकॉप्टर थे वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए और उसी एरिया से होकर के वो आए थे। वही मौसम, वही फॉग, सब कुछ उनको फेस करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस जहाज में हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर और उनके फॉरेन मिनिस्टर सवार थे वो क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में ऑफ कोर्स वो जहां भाग हो गए। तो अब ये तहकीकात से ही पता चलेगा कि क्या इसके अंदर कोई सैबोटाज है या नहीं है। बट गिवन एज आई सेड हिस्ट्री, कई जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो ओवरऑल इस खित्ते की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, तो वो सैबोटाज की जो उसको रूल आउट नहीं कर रहे। बट ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज जो इरानियन अथॉरिटीज भी कह रही हैं वो बैड वेदर को वो ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, नॉट जस्ट बैड वेदर, क्या नाम है कामरान, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल फॉल्ट था हेलीकॉप्टर के अंदर। सो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो तहकीकात कही गई हैं, क्योंकि एक तरफ उनका ये स्टेटमेंट है कि टेक्निकल फॉल्ट था, तो किन लाइंस पर तहकीकात हो रही हैं और क्या चीजें हैं जो तहकीकात करते हुए स्कोप में है ईरानियन गवर्नमेंट की? देखिए, जहां तक अगर तो ये एक हादसा था तो ऑफ कोर्स टेक्निकल फॉल्ट या पायलट की गलती या जो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वैसे भी किसी हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो जब वो उड़ान भरता है तो उसके SOPs होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। और इन केस ना सिर्फ ईरान बल्कि किसी भी मुल्क में जब VVIP मूवमेंट होती है तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल होते हैं। मसलन इस केस के अंदर भी कहा यह जा रहा था कि दो कि ये अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर था, 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, लेकिन उसके बावजूद इस हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें VVIP मूवमेंट होती है ऐसे आलात जरूर नस्ब होते हैं कि इवन हादसे की सूरत में भी वो जो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकें इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, ताकि जो रेस्क्यू और जो बाकी लोग हैं वो उन तक पहुंच सकें। अब इस केस के अंदर जब ये हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया है तो वो जो सारा आलात अगर लगे भी हुए थे जिससे कोई GPS और बाकी इस तरह की जो सिस्टम थे सारे, उन्होंने भी उस तरीके से काम नहीं किया। तो इसका मतलब है कि बहुत सवेयर ये हादसा था कि जिसमें
वो तमाम जो आलात थे वो तबाह हो गए और वो कुछ नहीं हो सका। तो इसलिए आई थिंक इसके हवाले से तहकीकात बिल्कुल होंगी। अगर टेक्निकल अगर मसला था तो उसके ऊपर बात की जा सकती, क्योंकि अगर सिर्फ बैड वेदर ही रीजन होती तो जैसे मैंने कहा कि 2 बाकी जो हेलीकॉप्टर थे वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, सेम उनका रूट था। तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ बैड वेदर ही रीजन होता तो फिर बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं उनको भी मुश्किलात पेश आती। बट ऑफ कोर्स गिवन, मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि ईरान की जो हिस्ट्री है, जो उसके एडवर्सरीज हैं मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी, तो किसी चीज को भी आई थिंक रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी कामरान, थैंक यू वेरी मच। अभी ईरान के ये मीडिया को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियन जो हैं वो खुद इस पे, ये ट्रेजिडी पे क्या कहते हैं, वो किस तरफ अपने फिंगर्स पॉइंट आउट करते हैं। तो अब तक देखने में ये है कि कल से ईरान ने इसको लो प्रोफाइल रखा है, उन्होंने इसको यूज़ करने की कोशिश नहीं की। हालांकि नॉन एनिमीज़ हैं उनके, अभी पिछले दिनों में हमने देखा बहुत सारा फायर वर्क भी एक्सचेंज हुआ मिडल ईस्ट में उनका। इसके बावजूद वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने अब तक इसको लो रखा है। और प्लस अभी वही आप वाली बात जो कह रहे थे, वो टेक्निकल फॉल्ट की तरफ उसकी तरफ जा रहे हैं। एक तो ये चीज़, एक इस पर ज़रा कमेंट किया। दूसरा, बहुत सारा आपको पता है सोशल मीडिया की दुनिया, हर कोई स्पेकुलेशन करता है, बाज़ पुराने हादसे हैं जो इस तरह की ट्रेजिडीज़ होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको जनरल ज़िया की 88 की ये ट्रेजिडी से, या उनका C-130 जो उनका जहाज़ था उसका क्रैश हुआ था, तो उससे मिलता जुलता सा कह रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई कॉल नहीं आई थी, कोई जो स्ट्रेस कॉल कहते हैं, जब मेरा ख्याल है उसको शायद मे डे वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे भी अब तक कोई बात सामने नहीं है कि क्रैश होने से पहले उन्होंने कोई सिग्नल दिया हो या कोई किसी को मैसेज भेजा हो। वो भी हार्डलाइनर, जनरल ज़िया भी हार्डलाइनर समझे जाते थे। ये इब्राहिम रईसी साहब के बारे में भी यही तस्वीर है कि ईरान में बड़े हार्डलाइनर से। तो ये कहीं पे इस तरह की कोई आपको इसका कंपैरिजन मिलता है, या वही वाली बात कि नो इट वाज अगेन टेक्निकल मिस्टेक? देखिए, जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो लोग ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो ड्रॉ करते हैं। अगर आप जनरल ज़िया के तैयारी हादसे की बात करें, आज तक पता नहीं लग सका कि वो हादसा था, साजिश थी, क्या था। हाई प्रोफाइल उसमें लोग जो हैं वो गए, और इवन अमेरिका के अपने जो सफीर थे वो भी उसमें मारे गए, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं लग सका। तो जो सस्पेशन है ना कि लोग जो क्यों सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस करते रहे हैं। और एक बात कि जब हाल ही में ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ी और फॉर द फर्स्ट टाइम तारीख में ईरान ने अपनी सरजमीन से इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे, वो कितने कामयाब हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की गई। उसके जवाब में इजराइल ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो एक सस्पेशन ये भी है कि शायद उन्होंने उसका हो सकता है बदला लिया हो। मतलब ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। रही बात, आपने जिक्र किया कि ईरानियन जो अथॉरिटीज हैं वो अभी तक इसके ऊपर कोई खुल के उस तरह से बात नहीं कर रहे, अदरवाइज वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बड़ा बिलीव करते हैं। एक स्टेटमेंट जरूर मेरी नजर से गुजरा है, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर जवाद जरीफ जो ईरान के साबका फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है। लेकिन अमेरिका पर इल्जाम आयद करने की जो वजह है वो ये कहते हैं कि सिंस 1979 जो अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है। वो नए पुर्जे नहीं ले सकते, वो नए जहाज हेलीकॉप्टर एक्वायर नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग भी है कि जो अमेरिका की पाबंदियां हैं खास करके एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर वो गैर कानूनी है, लेकिन अमेरिका ने फिर भी उसको बरकरार रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें भी उठ रही हैं कि अगर हादसा भी था तो उसमें कहीं ना कहीं मगरिब की जो पाबंदियां हैं, अमेरिका की जो पाबंदियां हैं, उसका भी रोल है। अदरवाइज 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ा रहे थे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक इस पे कमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि जो ईरानियंस को शाह ईरान के दौर में अमेरिकन उसको मिलिट्री एड देते थे या मिलिट्री इक्विपमेंट्स देते थे, शाह ईरान के दौर का हेलीकॉप्टर था, तो उसके बाद 79 के बाद तो ईरानियंस की ज़्यादा जो इंक्लिनेशन रही है वो तो अभी तो आज के रिसेंट देखें तो उनके रशिया के साथ बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि रशिया ने इनसे ड्रोन लेके यूक्रेन में भी इस्तेमाल किए थे जिसमें थोड़ी सी हुई थी। अच्छा, यूरोप के साथ इनके बड़े एल कंपनीज के बड़े इनके अच्छे
हैं, तो इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि अमेरिकन मॉडल के 50 या 47 ईयर्स ओल्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वाई नॉट फ्रॉम द रशियन जो आपके करीब भी हैं, आपके से तल्लुकात भी ठीक है, यूरोपियन भी को भी कह सकते थे। अमेरिकन पाबंदियाँ जो हैं वो यूएनओ टाइप तो नहीं है मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो तो किसी एक मुल्क से स्पेसिफिक या दूसरे मुल्कों में दबाव डालते होंगे। तो कभी इन्होंने सोचा नहीं है कि हम शाह ईरान के दौर के हेलीकॉप्टर अभी यूज़ कर रहे हैं, हमें को थोड़ा चेंज करना चाहिए, किसी और अपने फ्रेंडली मुल्क से लेने चाहिए? आई थिंक कोऑपरेशन तो उनका है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे रशिया का पाकिस्तान में भी है MI-17, उनके बड़े नॉन जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, बड़े रिलायबल भी हैं और उनके पास शायद हैं भी, तो ये तो यकीनी तौर पर है। लेकिन ऑफ कोर्स जो पाबंदियां हैं, तो इतना जो इक्विपमेंट ऑफ कोर्स उसको परचेज करना, उसको ट्रांजैक्शन करना इतना आसान नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि ये देखें कि जो लोकेट किया है हादसे की जगह को, आप हैरान होंगे कि तुर्की के जो ड्रोन है उन्होंने इसको लोकेट किया है। हालांकि कहते हैं कि ईरान के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, लेकिन उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी वहां पर अपेरेंटली नाकाम हुई है, वो उस जगह को लोकेट नहीं कर सके। तुर्की ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो इसलिए लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ओवरऑल ईरान ने जो एक मिथ बनाई हुई है कि बावजूद पाबंदियों के उनका मिसाइल प्रोग्राम बड़ा अच्छा है या वो ड्रोन प्रोग्राम बड़ा उनका अच्छा है, लेकिन इस केस के अंदर उनको तुर्की की मदद लेनी पड़ी जिसने एक्चुअली उस क्रैश साइट को लोकेट किया और वो पहुंचे वहां पे। एक इस पे हालांकि इन्होंने पूछने आपसे किर्गिस्तान के इशू पे रबिया ने आना है अभी एक इसमें। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ले गए हैं ये ईरानियन जो हैं कि उन्होंने वहाँ तक मार कर लिया है, इसराइल तक 300-400 उन्होंने ड्रोन यहाँ से भेज दिए। लेकिन जब उनके हेलीकॉप्टर पे बात है 47 ईयर्स ओल्ड पे, तो उस वक्त तो ज़रीफ साहब जो हैं तो वो ब्लेम कर रहे हैं अमेरिकन को कि उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी नहीं लेने दी या हमें दीगर नहीं चीज़ें लेनी। वार टेक्नोलॉजी में तो ईरानियंस का हम देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की है। देन व्हाट वेंट रॉन्ग विद द हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी सर? वो भी ये भी ली जा सकती थी जहाँ से मिसाइल टेक्नोलॉजी ने सारी वो ले रहे थे या अपने डेवलप कर रहे थे ड्रोन वाली। बिल्कुल, आई थिंक इसके ऊपर सवाल तो होंगे। आई थिंक ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सिंस 1979 ईरान सर्वाइव कर रहा है, उसके ऊपर पाबंदियां हैं और जब आप पाबंदियां लगती हैं तो आप उसका कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उनका मिसाइल प्रोग्राम भी चल रहा है, ड्रोन प्रोग्राम भी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। कि आफ्टर ऑल इतना पुराना हेलीकॉप्टर वो क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्या उनके पास कोई और उसका चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था? तो ये वो सवाल है। आई थिंक आई एम श्योर के ये सवाल तो होंगे नेचुरली। अच्छा, ये बताएगा कामरान कि ये जो किर्गिस्तान वाला मामला है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वहां पर उनके साथ हुआ है और फिर उनकी कुछ जो आए हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं कि वो बिल्कुल सफारत खाने से मुतमईन नहीं है, ये सारा मामला जो है ये क्या है, क्या वजह बनी और अभी जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं इससे निपटने के लिए वो इनफ हैं? अभी जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुई है आस्ताना में, आपको पता है कजाकिस्तान में SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो इसाक डार साहब भी वहां पे मौजूद हैं। तो कुछ देर पहले उनकी जो किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और उसमें इस इशू के ऊपर ऑब्वियसली टॉप ऑफ द एजेंडा था और जो स्टेटमेंट जारी की है तो उसमें तो यही है कि अश्योर किया है जो किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। दूसरा, आई थिंक ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट्स, ये जो खबरें आ रही हैं, दो वर्जन है। एक तो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। उसमें तो बज़ाहिर के जिस तरह हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज पे जिस तरह बाज़ दफा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जवान ज्यादा जोशीले होते हैं, तो ये बल्कि कैदम यूनिवर्सिटी में आपकी बात काटूं, कैदम यूनिवर्सिटी तो मतलब साल में 3-4 दफा तो बंद रहती है बकायदा, जो लड़ाई झगड़े यहाँ फड्डे डांग सोटे यहाँ पे कैदम यूनिवर्सिटी में हम देखते रहते हैं। तो इस्लामाबाद का कैपिटल है आपका, ये तो विटनेस है, आप भी हैं, हम सब हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है ना, तो उसमें अब ये है कि एक वाकया हुआ था, कह रहे हैं 13 मई को, उसमें कुछ एक कैफे में फॉरेनर स्टूडेंट थे, अपेरेंटली इजिप्शियन थे, उनका लोकल्स के साथ कोई वहां पे झगड़ा हुआ और वो वीडियो वायरल हो गई झगड़े की, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे इजिप्शियन वो गालिबन मारपीट कर रहे थे लोकल्स की। तो उस पर वो लोग वहां पे मुश्तइल हो गए, इकट्ठे हो गए और उसके रिएक्शन में उन्होंने अपेरेंटली जितने जो एशियन थे उसमें इंडियंस को भी उन्होंने टारगेट किया, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स उनको भी टारगेट किया। और उसके बाद जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट का भी दावा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इवन इंडियन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का मैं वो फॉलो कर रहा था, उनके जो एम्बेसडर है वहां पे उनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, तो वो भी यही कह रहे थे, दो के एडवाइस कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि वो इनडोर रहें। बट उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल और काम है। बट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां से जो वीडियोज आ रही थी या जो लोग वापस आए हैं
वो स्टिल उस खौफ में है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल जब आप अपने हॉस्टल्स में अपने कमरों में और अचानक से बगैर आपने कुछ किया ना हो वहां पर लोग धावा बोल दें, तो यकीनी तौर पर एक प्रेशर। कामरान ये बताइएगा, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बताया जा रहा है बड़ी ह्यूज नंबर्स हैं, मेरे लिए भी नई चीज़ें थी, मेरे लिए तो ये भी नई बात थी कि किर्गिस्तान में वहाँ मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं या समझते हैं कि वहाँ की वो अच्छी है। चाइना को तो हम सुनते थे, पहले चाइना में भी जाते थे, रशिया में बड़ी हद तक उसमें 70s 80s में यहाँ से पाकिस्तानी जाते थे डॉक्टरेट के लिए, दीगर एजुकेशन के लिए। ये किर्गिस्तान वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी एटलीस्ट। तो वहाँ पर एक 10,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गए नंबर 1। दूसरा, किसी और मुल्क ने भी अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये वापस आ रहे हैं, स्पेशली जब वहाँ पे उनकी अथॉरिटीज़ जो हैं इसको कंट्रोल करने के दावे कर रही हैं, और वहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है थोड़ी सी शायद नॉर्मलिटी भी हुई है। और भी मुल्कों ने इस तरह कुछ जहाज़ भेजे हैं, इवैक्यूएशन की है, या हमारे यहाँ ये ज़्यादा हुआ है। आपको याद होगा कि इसी तरीके का जब कोविड आया था चाइना में, उस वक्त भी एक पैनिक लाइक सिचुएशन हुई थी। पहले बुलवा लिया गया था, पर उसके 3 महीने बाद दबाव था कि चाइनीज़ को कहें वापस लें, चाइनीज़ तैयार नहीं थे उनको लेने के लिए। इसी तरह यूक्रेन वार में मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तानी फंस गए थे बेचारे बहुत सारे यूक्रेन में, दीगर चीज़ों में। नाउ इट्स थर्ड टाइम। तो इज इट द मतलब राइट एक फ़ैसला है कि फौरी तौर पर अपने टेंस जो 10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुला लिया जाए, रादर दैन कि वहाँ पे किर्गिस्तान की हुकूमत पे दबाव डाला जाता और कोई इनके ज़रिए चीज़ों को नॉर्मलाइज कराया जाता? हाउ डू यू सी दैट? ऑल तो जो सुन रहे होंगे बहुत सारे मेरे सवाल से खुश नहीं होंगे, हालांकि मैं उन्हीं के ये फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपसे बात कर रहा था कि इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर है। बाकी कम से कम वहां पर मुझे इतना पैनिक नहीं लगा, ना बांग्लादेश का वहां पर कोई इवैक्यूएशन नहीं लगा। उन्होंने ये जरूर किया है कि एडवाइस किया अपने स्टूडेंट्स को इंडोर रहें, और कोई भी अगर आपको इमरजेंसी है तो वहां पर जो उनका डिप्लोमेटिक मिशन है उसके साथ रब्ता करें, कोई ऐसा इवैक्यूएशन का प्लान नहीं है। अब जाहिर है कि जो 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको इवैक्यूएट तो नहीं कर सकते उस तरह से, और फिर अगर आपने वहां पर फीसें दी हैं डॉलर्स में और आपने मेडिकल के लिए आप डिग्री लेने गए हैं ना वहां पर, सेमेस्टर तो हो सकता है कि अपनी पढ़ाई आप छोड़ करके वापस आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि, और उसमें थोड़ा सा आई थिंक जो आपने भी बात की, लोग नाराज भी हो जाते हैं, हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर जब इस तरह के हालात हों, आप स्टूडेंट हैं, दायरे गैर में आप पर हमला हो जाए, तो आप यकीनी तौर पर आप पर बड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है। लेकिन अब जिस तरह से वीडियो आती है कि अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो वहां पर डिप्लोमेटिक मिशन है वो बड़ा छोटा है, 2 सिर्फ वहां पे लोग हैं वहां पे जो किर्गिस्तान में। और फर्ज करें कि अगर आप ऐसी सिचुएशन होगी, मैं भी मुल्क के किस हिस्से में हूँ, ठीक है, मैं अपील करूंगा, आप कह रहे हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं है। अब बात यह है कि किर्गिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। अब पाकिस्तान से तो यही हो सकता है कि फौरन, मेरा ख्याल है कि जो क्विक रिस्पॉन्स आया कि प्राइम मिनिस्टर ने फौरन बात की, जो हमारे एम्बेसडर थे, हमारे एम्बेसडर ने हाईएस्ट लेवल पे उधर उनसे कांटेक्ट किया, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई, फिर वो वहां जाने तक के लिए तैयार थे। लेकिन जाहिर है कि वो तो उन्होंने होस्ट गवर्नमेंट ने मना किया कि जी आप इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आएंगे तो हमारे लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे कामरान, आप समझते हैं कि जो ये सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत सारे साफ ज़रा सोशल मीडिया ने इस इशू को उठाया, सेंसिटाइज किया, हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई मतलब 12-14 घंटे तो लगे जागने में, वो तो हमें नजर, ये तो अमीर मुकाम साहब को भेज रहे थे, बाद में रोला पड़ा भाई साहब अमीर मुकाम साहब बहुत अच्छे बंदे होंगे लेकिन किर्गिस्तान में वो क्या बात करेंगे, क्या वहाँ किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर डार साहब का है जो आप कह रहे हैं कि उन्हें रोक दिया, फिर इनफ। लेकिन हेमिक से डाल दी सोशल मीडिया पे जो फिरनी हो गई जी, 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट को कत्ल कर दिया, कुछ की रेप की खबरें आ गई, जो इस तरह की चीज़ें जब फैलना शुरू हुई कि शायद वहाँ पे खुदा ना खासा कत्लेआम शुरू हो गया है, तो पैनिक तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में जो दूर बैठे उनमें आना ज़रूरी था। वो खुद जो बैठे हुए थे वहाँ पे किर्गिस्तान में 10,000 इज़ क्वाइट ए नंबर, वो स्टूडेंट भी डर के होंगे सोशल मीडिया पे देख के कि जनाब फलां हॉस्टल में फलां जगह पे तो यहाँ पे तो लोगों को मारा भी जा रहा है और रेप चीज़ें हो रही हैं। सो सोशल मीडिया ने भी थोड़ा सा ऐड किया है, इट हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर। सर बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे जो खतरनाक बात है वो यही है, और ये बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप गवर्नमेंट को जगाने के लिए इसको हाईलाइट करें, सबने किया। लेकिन अगर आप गलत बयानी अगर ये करें कि जिसमें मेरे लिए भी, मैं शुरू में जब ये वीडियोस आई तो ऑब्वियसली आई वाज रियली कंसर्न्ड कि जी लोग मॉब अटैक में जी 5 पाकिस्तानी कत्ल हो गए हैं और खुदा ना खास्ता जो हमारी बहनें हैं उनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हो गई है। बाद में चला कि एक भी इस तरह की कैजुअलिटी, लोग जरूर जख्मी हुए, इसमें कोई शक नहीं है, बट इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। और इससे होता क्या है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो
उन पर क्या गुजरती होगी, ये हमें जरूर थोड़ा सोचना चाहिए। और इसकी वजह से आई थिंक ये, और उसमें फिर एक और जो एलिमेंट, ये भी शायद लोगों को बात बुरी लगेगी। देखिए बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं। अब ये किर्गिस्तान के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, आप उसको लिंक नहीं कर सकते कि शायद इसलिए हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान में अगर इमरान खान होते तो शायद ये वाकया ना होता। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो हमारे यहाँ हर चीज क्या करते हैं हम, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट इमरान खान साहब और उनके हामियों से, उनके जो चाहने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि हमारी इसलिए बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान की, अब देखिए स्टूडेंट्स की भी इज्जत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में जो है ना वो उनके बकौल एक ठीक है मान लेते हैं कि यूक्रेन में भी ऐसे हुआ था सर। यूक्रेन में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेचारे, ये खान साहब तो वहीं पे थे जिस दिन जंग शुरू हो गई थी। चाइना में भी ये मसले तो दुनिया भर में हो जाते, तो खान साहब क्या करते हैं, यहाँ से F-16 भेज देते किर्गिस्तान के लिए कि हमारे दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हमें बाज दफा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं, देखिए ना, सियासत और जो आपके हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं और एक जेन्युइन जो इशू है, उसमें बाज दफा में डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो सोशल मीडिया ना, इसलिए फिर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमतें स्लो करती हैं रिएक्ट, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं शायद उस तरह से इतने कोऑपरेटिव नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन आप हमारे साथ जमात उसकी वजह से लाइन पे रहे, कमरान लाइन पे रहे। मेरा ख्याल है ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जो यहाँ पे एक और महाभारत लड़ी जा रही है इस्लामाबाद में, ज़रा उस पर भी आपका टेक लेते हैं, बिकॉज का आप एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है, थोड़ी देर मेरा ख्याल हमारे साथ रहिएगा प्लीज। आप मेरे को ब्रेक लेनी है। जी कामरान हमारे साथ रहिएगा, डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे जो क्लास साहब ने बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज जज के रिमार्क्स रहे शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।